हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने अभी इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर का एक लेक्चर देख चुका है। तो आज के सेशन में आज का जो लेक्चर होगा लेक्चर 2 होगा। आज के सेशन में हम बात करेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम में। ट्रांसमिशन सिस्टम में एक टॉपिक हमने बता दिया था, एसी ट्रांसमिशन को हमने बताया था। आज डिस्कस करेंगे डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, आप लोगों को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है कि हाई वोल्टेज का एसी ट्रांसमिशन कैसे किया जाता है, सिंगल लाइन डायग्राम प्लस इसका जो एडवांटेज है उसको भी मैंने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाई वोल्टेज पर जो डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसका सिंगल लाइन डायग्राम, इसके डिसएडवांटेज, एडवांटेज और इसका कंपैरिजन देखेंगे, क्योंकि सिलेबस में हमने जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो हमने एक टॉपिक को क्लियर कर लिया है, आज हम दो टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए मिलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। पहले सिंगल लाइन डायग्राम को बताने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों आप लोगों से एक बात और कहना है कि अगर आप लोगों ने अभी स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल चैनल को अभी तक आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेस चल रहे हैं, बहुत ही सिंपल वे में आप लोग सारी चीज़ों को ले पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही मिनिमल प्राइस है, उस पर आप लोग अटेंड कर पाएंगे, मतलब उसको परचेस कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम। तो इसमें होता क्या है, सारी चीज़ें आप लोग वही देखेंगे, बस यहाँ पे हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे सिंगल लाइन डायग्राम में, तो जनरेटिंग स्टेशन जो था आप लोगों का एसी में भी था और डीसी में भी था। ठीक है, डीसी में भी है। यहाँ पे बात करना है हमें कि यहाँ पे हम केबल के माध्यम से क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, और वहाँ पे भी हम क्या करते थे, केबल के माध्यम से ही ट्रांसमिशन करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, तो हम देखते हैं अपने भारत में जो ट्रांसमिशन होता है वो कितने केबी पर होता है, 11 केबी पर होता है। ठीक है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जो आप लोगों के भारत में ट्रांसमिशन होता है वो कितने केबी पर किया जाता है, तो 11 केबी इसका क्या है, स्टैंडर्ड मान है 11 केबी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, तो जब हम 11 केबी के ट्रांसमिशन को करते हैं तो सर्वप्रथम 11 केबी के ट्रांसमिशन को 400 केबी में हम कन्वर्ट करते हैं। एक इसके माध्यम से करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से करते हैं। ठीक है भाई, अगर हमें 400 केबी मिल गया तो उसके आगे हम कुछ पैरामीटर को जोड़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे रेक्टिफायर का काम क्या होता है। रेक्टिफायर करता क्या है, एसी को क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास 400 केबी की एसी सप्लाई आई, और यहाँ पे हम क्या कर दिए, रेक्टिफायर का यूज करके क्या कर दिए, यहाँ पे देखेंगे तो रेक्टिफायर के माध्यम से क्या करते हैं, एसी को हम डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब बात की जाती है ये हमारा सिंबल किसका है, तो दोस्तों ये आपका एससीआर का सिंबल होता है। एससीआर आप लोगों का जो कनेक्ट होता है रेक्टिफायर से कनेक्ट होता है। तो आप लोग एससीआर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। तो एससीआर में कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं और 3 जंक्शन होते हैं। ठीक है, और लेयर कितने होते हैं, 4 लेयर होते हैं, पीएन होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो एक हमारा फॉरवर्ड यहाँ पे देखेंगे फॉरवर्ड में लगा रहेगा और एक हमारा रिवर्स में लगे रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर में क्या होता है ये आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ इन्वर्टर पे जब हमारी 400 केबी की सप्लाई आई तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अगर 400 केबी की सप्लाई आई इसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से क्या करते हैं, 33 केबी में कन्वर्ट करके, और यहाँ पे लो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एलटी यानी लो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये था दोस्तों आप लोगों का सिंगल लाइन डायग्राम आप किसका था, हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम का। अब आइए जो जो चीज़ें हमने बोला है वही सेम टू सेम चीज़ें यहाँ पर होती हैं, आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं क्या है, थोड़ा जूम ज़्यादा हो गया है। चलिए अब दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, सारी चीज़ें दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। सर्वप्रथम किसी भी जनरेटिंग सब स्टेशन में इलेक्ट्रिकल पावर एसी के रूप में उत्पादित किया जाता है। तो जो हम देखते हैं सब स्टेशन या जनरेटिंग स्टेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे हम किस प्रकार की पावर को जनरेट करते हैं, एसी पावर को जनरेट करते हैं। और पुनः देखते हैं जैसे हमने सिंगल लाइन डायग्राम में लिखा था सेम टू सेम, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे भी लिखा है। पुनः उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से उच्च वोल्टता में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो अगर 11 केबी की सप्लाई हमारे पास आई, 11 केबी को स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से क्या कर दिया, 400 केबी में यानी हाई वोल्टेज पे हम क्या कर लिया, हाई उच्चता वोल्टेज में परिवर्तित कर लिया, यानी हाई वोल्टेज में हमने कन्वर्ट कर लिया। चूंकि लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए एसी की अपेक्षा डीसी अधिक इकोनॉमिकल होता है, यानी मितव्ययी होता है, जिसके कारण हम किसी रेक्टिफायर से एसी को डीसी में परिवर्तित कर सकते हैं। तो रेक्टिफायर के वर्क तो आप लोगों ने जान लिया होगा कि रेक्टिफायर का काम क्या होता है, यह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। किसको,
एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है और इसको ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो उसके आगे देखते हैं, ट्रांसमिट किए हैं, अब आगे क्या होता है, पुनः क्या होता है, पुनः रिसीविंग एंड पर, जो हमारे रिसीविंग एंड होती है, पुनः रिसीविंग एंड पर इन्वर्टिंग सब स्टेशन को लगाकर डीसी को एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्वर्टर जो हमारा लगा था वो क्या करता है, डीसी को क्या कर देता है, कन्वर्ट एसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तथा आगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यहाँ पे देखेंगे आगे क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से क्या कर दिए हैं, अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो यहाँ पे क्या क्या कहा हमने कि लगाकर क्या करते हैं, निम्न वोल्टेज तक परिवर्तित करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन को देखा गया। अब देखेंगे तो ये थायरिस्टर के माध्यम से क्या किया है, हमने इसको क्या कर दिया है, 3 फेज पावर को परिवर्तित किया है। ठीक है, यहाँ फिगर को थोड़ा ध्यान से रखेंगे, थायरिस्टर मेथड से 3 फेज पावर को परिवर्तित करना। अब देखें यहाँ पे थायरिस्टर मतलब क्या होता है, इसको हम SCR बोलते हैं। SCR में क्या होता है, 3 टर्मिनल होते हैं। क्या होता है, 3 टर्मिनल होता है, एनोड, कैथोड और गेट होता है। ठीक है, अब इसमें कितने जंक्शन होते हैं, तो 3 जंक्शन होते हैं। इसको भी मैं बहुत ही डिटेल में बात करूंगा आप लोगों से, IEC सब्जेक्ट में बहुत ही डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो इस टाइप से हम यहाँ पे तीनों जो हमारे तीनों SCR के, इसमें 6 SCR का यूज किया जाता है। इस साइड देखेंगे तो HVDC पावर ऑफ ट्रांसफार्मर होता है इस साइड में, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एसी सप्लाई को देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों का जो बनता है SCR का सिंबल या डायग्राम जो बनता है, इस प्रकार से आप लोग क्या करते हैं, ये पावर को मतलब क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, किसके माध्यम से, SCR के माध्यम से। ठीक है, अब चलते हैं एडवांटेज ऑफ HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में देखेंगे, इसका एडवांटेज क्या क्या है। तो आप लोगों ने जाना होगा कि जो हमारा AC होता है उसमें देखेंगे तो क्या होता है कि ज़्यादा हमें पोल्स की आवश्यकता पड़नी होती है। ठीक है, और यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें हमें कम देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें अगर हम AC में बात करेंगे तो जो टावर होते हैं, सॉरी टावर कह रहे हैं, केबल की बात करेंगे, यानी कंडक्टर जो चालक होते हैं उसमें कितने होते हैं, हमारे 3 या 4 वायर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो DC का ट्रांसमिशन होता है इसमें केवल 1 या 2 तार से ही हम क्या करते हैं, 2 तार, मैक्सिमम 2 तार का हम क्या करते हैं, यूज करके ट्रांसमिशन कर लेते हैं। ठीक है, और जो ये हमारा होता है ये क्या करता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करता है, यानी एसी के द्वारा, सॉरी डीसी के द्वारा क्या किया जाता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर किया जाता है। ठीक, क्योंकि इसमें बहुत कम लॉसेस होता है, कोरोना लॉसेस, स्किन इफेक्ट, ये सारी जो दुर्घटनाएं होती है, सॉरी लॉसेस होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक, अब वही बात करते हैं एसी में, तो एसी में कोरोना लॉस होता है, बहुत सारे लॉसेस होते हैं, स्किन इफेक्ट भी होता है, उसमें हिसिंग भी काफ़ी मात्रा में होती है। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए इसमें हमारा क्या होता है कि यह मैक्सिमम पावर को ट्रांसफ़र करता है डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा। ठीक है, अभी आप लोग सारी चीज़ों को ध्यान में रख लेंगे और जान पाएंगे क्या सारी चीज़ें इसमें होती हैं। यहाँ पे देखेंगे तो क्या है कि HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम में केवल 1 या 2 चालकों यानी तारों का प्रयोग किया जाता है, यानी कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को एक पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में, HVDC का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कितने HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम में केवल 1 या 2 चालकों की आवश्यकता यानी कंडक्टर की आवश्यकता होती है, जिस कारण से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने में लागत कम हो जाती है, यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने में लागत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यह सिस्टम जो होता है इकोनॉमिकल होता है, यानी मितव्ययी होता है। अगर सेकेंड पॉइंट की तरफ चलें तो यहाँ पे है कि HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम में चालक लंबाई की बाध्यता नहीं होती है। ठीक है, यानी लंबाई हम कितनी भी कर लें कोई बाध्यता नहीं होती, क्योंकि HVDC सिस्टम में क्या होता है, चार्जिंग करंट तथा कैपेसिटेंस का कोई प्रभाव नहीं होता, जबकि हमारा जो AC ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसमें इनका क्या होता है, प्रभाव होता है, किसका किसका, चार्जिंग करंट और कैपेसिटेंस का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और जो हमारे उसमें कैपेसिटेंस लगे रहते हैं वो ऐसे ही चार्ज होते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती रहती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे DC में क्या होती है, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, कैपेसिटेंस अपने से चार्ज नहीं होगा। ठीक, थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे कहा गया है कि एसी ट्रांसमिशन की तुलना में डीसी में पर कंडक्टर मैक्सिमम पावर सप्लाई की जाती है। यानी देखेंगे तो एसी की तुलना में हमारा जो डीसी होता है, HVDC जो होता है, इसमें पर कंडक्टर यानी हर कंडक्टर से मैक्सिमम पावर को सप्लाई की जा सकती है। ठीक है, आगे क्या है कि HVDC ट्रांसमिशन में कोरोना होता है, आपका जो कोरोना है ये वाला नहीं, कोरोना कोविड-19 की बात नहीं करेंगे, ये हमारे एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में AC में देखा जाता है कोरोना इफेक्ट तथा रेडियो इंटरफेरेंस का प्रभाव नहीं या बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे।
HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम में लॉसेस बहुत कम होता है, यानी इसमें लॉसेस जो होते हैं बहुत कम होते हैं, क्योंकि अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोरोना इफेक्ट और देखेंगे यहाँ पे देखेंगे रेडियो इंटरफेरेंस और कहा जाए स्किन इफेक्ट भी बहुत कम होता है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडक्टेंस लॉसेस न होने के वजह से या न होने के कारण HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम में वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या होता है, अच्छा होता है। यानी इंडक्टेंस लॉसेस का भी HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम पे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। यानी इसके न होने से क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, अच्छा होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इससे कुछ और पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन के बीच बीच में जो हमारे ट्रांसमिशन करते हैं, डीसी का जो ट्रांसमिशन करते हैं, बीच बीच में क्या करते हैं, सब स्टेशन की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि हम देखते हैं कि एसी का जो ट्रांसमिशन किया जाता है उसमें हम क्या करते हैं, बीच बीच में सब स्टेशन को लगाते रहते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को भी आप लोग बहुत ही सिंपली वे में ध्यान रख पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं HVDC ट्रांसमिशन में इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस तथा फेज डिफरेंस जो होता है, इन तीनों की कोई समस्या नहीं होती है। किसमें, डीसी सिस्टम में। क्या इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और फेज डिफरेंस की आवश्यकता समस्याएं होती हैं डीसी में, तो बोल देना नहीं। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अब बात की जाती है एडवांटेज की बातें हमने तो कर ली, लेकिन डिसएडवांटेज की बातें भी करना जरूरी है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज में ज़्यादा कुछ तो नहीं, यहाँ पे देखेंगे तो हम बहुत सारे जैसे इंस्ट्रूमेंट का यूज कर लिया है। जैसे आप लोगों ने देखा कन्वर्टर देख लिया, कन्वर्टर देखा आप लोगों ने, इन्वर्टर देखा है आप लोगों ने, फिल्टर सर्किट का भी यूज किया जाता है, और आप लोगों ने क्या देखा है, रेक्टिफायर भी देखा है। ठीक है, तो रेक्टिफायर इन सारी चीज़ों को आप लोग यूज करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो सर्किट होती है बहुत बड़ी हो जाती है। और क्या होता है, अगर हमारा ये ज़्यादा मतलब कि लेंथ अगर 500 किलोमीटर से अगर कम की लंबाई होने पर क्या होता है, यह सिस्टम क्या होता है, इकोनॉमिकल नहीं होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और देखेंगे यहाँ पे कन्वर्टर की जो क्षमता होती है, ओवरलोड क्षमता कम होती है। ठीक है, यानी हाई लोडिंग पे क्या होती है, इसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, हार्मोनिक्स की उपस्थिति के कारण फिल्टर सर्किट लगाना आवश्यक होता है। ठीक, और यहाँ पे देखेंगे ट्रांसफार्मर तथा वैल्यू में अतिरिक्त हानियां होती हैं। यानी अगर ट्रांसफार्मर की वैल्यू में क्या होता है, लॉसेस ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, कूलिंग की व्यवस्था करनी पड़ती है। यानी अगर इसमें ही अगर देखेंगे, अगर ट्रांसफार्मर की जो वैल्यू है अगर एक्यूरेट नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि हमारे जो ट्रांसफार्मर यूज किए गए हैं उसमें लॉसेस आ रहा है। अब लॉसेस आ रहा है तो मतलब जैसे हीटिंग लॉस हो जाता है, I²R जिसे बोलते हैं आप लोग, और ईडी करंट लॉस हो जाता है, हिस्टेरिसिस लॉस हो जाता है। इन सारी लॉसेस को हमें दूर करने के लिए कूलिंग की आवश्यकता करनी पड़ती है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं। HVDC ट्रांसमिशन लाइन में अत्यधिक इन्वर्टर, कन्वर्टर तथा फिल्टर का प्रयोग होता है, जिसके कारण से 500 किलोमीटर से कम की लंबाई होने पर यह सिस्टम क्या हो जाता है, इकोनॉमिकल नहीं होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर 500 किलोमीटर से कम की लंबाई होने पर क्या होता है, सिस्टम क्या हो जाता है, इकोनॉमिकल नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट की तरफ चलेंगे तो देखेंगे HVDC ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग होने वाले कन्वर्टर की ओवरलोड क्षमता क्या होती है, कम होती है। यानी अगर देखेंगे, ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो कन्वर्टर यूज किया गया है, यानी जो कन्वर्ट करेगा वो क्या करता है, ओवरलोड क्षमता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, आगे चले भाई। HVDC लाइन में हार्मोनिक्स की उपस्थिति के कारण फिल्टर सर्किट लगाना आवश्यक होता है। फिल्टर सर्किट आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से। अब यहाँ से देखेंगे रिसीविंग एंड पर फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे। रिसीविंग एंड पर यदि रिएक्टिव पावर की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसमें अलग से व्यवस्था की जाती है। यानी रिएक्टिव पावर करने से क्या होता है, रिसीविंग एंड पे हमें कुछ अलग से व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। ठीक, अब बात की जाएगी नेक्स्ट पॉइंट की, तो HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम में प्रयोग होने वाले इंसुलेटर की मेंटेनेंस कॉस्ट महंगी होती है। अगर बात की जाएगी यही एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में, तो इंसुलेटर की जो कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट होती है बहुत कम होती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू डीसी के। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि ट्रांसफार्मर तथा वैल्यू में अतिरिक्त हानियां होती हैं। यानी इनकी वैल्यू में क्या होती है, अतिरिक्त लॉसेस होता है, जिसके कारण क्या करनी पड़ती है, कूलिंग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें दोस्तों। और आप लोग अच्छे से रेटिंग उसका करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से लेकर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।